हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PYP और PEB में। दोस्तों, मैं कमलेश साहू और मैं आज से एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको जेल विभाग कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एंड राज्य वन विकास निगम LTD भोपाल की कंबाइंड इक्विपमेंट टेस्ट 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन करूंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले 2018 के पहले जो जेल विभाग का टेस्ट हुआ था, उसके साथ में राज्य वन विकास निगम की भी वैकेंसी थी, अर्थात वन रक्षक की भी वैकेंसी थी। तो दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि अब इस वीडियो में मैं आपको लगभग 600 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। मैं आपको डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें मैं जनरल साइंस से संबंधित कुल 20 क्वेश्चनों पर डिस्कशन करूंगा। साथ ही साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट को भी बताता जाऊंगा तथा जो क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुके हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मेरी आपसे एक बस रिक्वेस्ट है, प्लीज आपको इस वीडियो की लिंक को जरूर शेयर करना है। मैं आपसे पुनः बोल रहा हूं, प्लीज आपको इस वीडियो की लिंक को शेयर करना है। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के हम क्वेश्चन को जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि जनरल साइंस से संबंधित है। आपको बताना है एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो दोस्तों, आपको बताना है एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस, एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है। केमिकल इफेक्ट अर्थात रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि एक विद्युत धारा रासायनिक प्रभाव अर्थात केमिकल इफेक्ट, ऊष्मीय प्रभाव अर्थात हीटिंग इफेक्ट तथा मैग्नेटिक इफेक्ट, ये तीनों प्रभाव को उत्पन्न करती है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव होगा। दोस्तों, आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि एक विद्युत सेल व विद्युत धारा खालिस्तान के प्रभाव से उत्पन्न होती है, तो अगर एक विद्युत सेल में विद्युत धारा उत्पन्न का क्वेश्चन होता तो आपको याद रखना कि उसका राइट आंसर रासायनिक प्रभाव अर्थात केमिकल इफेक्ट होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से संबंधित है। आपको बताना है वायु कोष फेफड़े के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होती हैं, जिन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है इनको वायु कोशिकाएं अर्थात एल्वोली कहते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, इसे खालिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि अगर कोई एक महंगी धातु है और उसके ऊपर अगर हम एक सस्ती धातु को विद्युत की मदद से निक्षेपित करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग अर्थात सेकंड ऑप्शन इसका हमारा राइट आंसर होगा है। इस प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला जो कि चौथा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भिन्न भिन्न रंगों की प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होती है तो क्या होता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जब भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश वायु से संचरित होते हैं तब समान वेगों से संचरित होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपको बताना है सीवर पाइप बने होते हैं। आपको बताना है कि सीवर पाइप किसके बने होते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि सीवर पाइप कास्ट आयरन के बने होते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर कास्ट आयरन है। अब आपको मैं बता दूं कि सीवर पाइप होते कौन हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैसे ही हमारे घर का वेस्ट रहता है या जो WC तथा टॉयलेट का जो वेस्ट रहता है या वेस्ट पाइप के थ्रू जो हमारी बाहर लाइन के थ्रू कनेक्ट होता है, उसको हम सीवर पाइप के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाते हैं, जहां पर इस वाटर को ट्रीटमेंट किया जाता है तथा इस वाटर को एग्रीकल्चर पर्पज तथा अदर पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीवर पाइप एक प्रकार की पाइप होते हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वेस्ट वाटर को ले जाने के लिए इन पाइप का यूज किया जाता है, जो कि कास्ट आयरन के बने होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा छठवां क्वेश्चन है, आपको बताना है एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने की गति का विरोध करने वाला बल खालिस्तान कहलाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने की गति का विरोध करने वाले बल को हम घर्षण बल अर्थात फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर इसका हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक सतह को दूसरी सतह से फिसलने से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों, अगर इस फ्रिक्शन को हमें कम करना है या इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट अगर हमें चीज को लाना है तो उसके लिए हम लुब्रिकेशन अर्थात स्नेहक का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल कौन सा है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है विलयन के उस पीएच मान को
क्या कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से ध्रुवीय एमिनो अम्ल का अभिगमन नहीं होता? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ऐसे पॉइंट को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वह पॉइंट होता है जिसे हम हिंदी में समवैद्युत बिंदु कहते हैं, जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से एमिनो अम्लों का अभिगमन नहीं होता। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पीएच के बारे में पूछा गया है, अतः पीएच से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बता दूं। आपको याद रखना है सबसे पहले तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। यह एक स्केल होता है जिसको लॉरेंस के द्वारा डिस्कवर किया गया था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लॉरेंस के द्वारा पीएच स्केल को दिया गया था। इस स्केल की वैल्यू 0 से लेकर 14 तक होती है। अगर 0 से लेकर 7 की वैल्यू को पीएच वैल्यू को हम अम्ल के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं, 7 से 14 की पीएच वैल्यू को हम क्षार के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। वहीं अगर पीएच वैल्यू किसी की 7 है तो उसको हम उदासीन बोलते हैं। इस प्रकार आपको मैं पुनः बता दूं कि पीएच स्केल की वैल्यू 0 से लेकर 14 तक वैल्यू लाई करती है। अगर 0 से 7 तक के बीच अगर पीएच वैल्यू हो तो वह अम्ल की कैटेगरी में इंक्लूड होता है। अगर 7 से 14 के बीच में है तो उसको हम क्षारीय के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए हमारे अमाशय में जो जठर रस निकलता है उसका पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अमाशय में निकलने वाला जठर रस एक प्रकार का एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर की वैल्यू 0 से 7 के बीच में होगी। इस प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए जठर रस की पीएच वैल्यू क्या है, तो आपको याद रखना है जठर रस की पीएच वैल्यू 1.2 होती है। वहीं हम नींबू का रस से पूछा जाता है कि नींबू की रस की पीएच वैल्यू क्या रहती है, तो नींबू की रस की पीएच वैल्यू लगभग 2.2 होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। वहीं व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि बताइए रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होती है। वहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ही पूछा गया है कि बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद किया रखना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसको हम क्षारीय अम्लों की सूची में सम्मिलित करते हैं। इसकी पीएच वैल्यू 10 होती है। वहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की पीएच वैल्यू लगभग 14 होती है। मैं एक बार पुनः बता दे रहा हूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसका केमिकल फॉर्मूला है, इसकी पीएच वैल्यू लगभग 14 होती है। वहीं आपको याद रखना है आपसे पीएच संबंधित और क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि बताइए सिरका का केमिकल नेम क्या है, सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद रहता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सिरका में एसिटिक अम्ल रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 8वां क्वेश्चन है, कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी को खलिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों कंपनशील वस्तु की माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी को हम आयाम अर्थात एम्पलीट्यूड कहते हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेशन बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके खलिस्तान देते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा जल अर्थात साल्ट एंड वाटर देती हैं। यह क्वेश्चन भी व्यापम के अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है कि अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया की फलस्वरूप लवण एवं जल की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मृदा में उगने वाली फसलों की उपयुक्तता निर्भर करती है, उसके खलिस्तान पर निर्भर करती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मृदा में उगने वाली फसलों की उपयुक्तता उसके टेक्सचर, कलर, टाइप, ऑल ऑफ दी अबव। इस प्रकार आपको याद रखना है कि यह टेक्सचर पर भी निर्भर करती है, अर्थात स्पर्शन अनुभाव पर निर्भर करती है, रंग कलर पर भी निर्भर करती है, टाइप है, और इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा ऑल ऑफ दी अबव होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 11वां क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ताजमहल को किस प्रदूषण के खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है तथा ताजमहल पर प्रदूषण का खतरा सल्फर के ऑक्साइड अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। दोस्तों आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस का नाम बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग
का जो प्रमुख गैस रहती है वह कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। चूंकि इस क्वेश्चन में आपको ताजमहल के बारे में पूछा गया है कि ताजमहल में प्रदूषण के लिए उत्पन्न प्रमुख अवयव कौन सा है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान है। तो दोस्तों आपको याद रखना है आयरन, कोबाल्ट और निकेल। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। दोस्तों हमारा फोर्थ ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इन ये आपको पता ही होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किस वर्ग की तत्व है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 13वां क्वेश्चन है, आपको बताना है दो विभिन्न जीवों के बीच संबंध जिनमें दोनों लाभान्वित होते हैं वह खालिस्तान कहलाते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिशियल रहते हैं उनके लिए हम सहजीवी अर्थात सिम्बोसिस कहा जाता है, सिम्बायोसिस कहा जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर सहजीवी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 14वां क्वेश्चन है, आपको बताना है घर्षण बल निम्न के बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि घर्षण बल को बढ़ाने के लिए सतहों के खुरदरीपन से इनको बढ़ाया जा सकता है। वहीं अगर हमें घर्षण बल को कम करना है तो इनकी सतहों पर ग्रीस या पॉलिश करके अर्थात इनकी सतह में चिकनापन लाकर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि उस बल का नाम बताइए जिसके कारण पैर जमीन के मध्य चलने के कारण हम चल पाते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पैर और जमीन के मध्य घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 15वां क्वेश्चन है, आपको बताना है एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर परावर्तक सहित अंदर की ओर वक्रीय है तो इस प्रकार की लेंस को हम अवतल दर्पण कहेंगे। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। वहीं अगर इसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया जाता, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय ना होकर बाहर की ओर वक्रीय हो, अगर इस प्रकार आपसे पूछ लिया जाता कि अगर परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रीय है तो इस प्रकार निर्मित दर्पण कौन सा होगा, तो उस प्रकार की दर्पण को उत्तल दर्पण बोलेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है अर्थात अंदर की ओर वक्रीय है, तो इस प्रकार की दर्पण को हम कॉनकेव अर्थात अवतल दर्पण बोलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा एग्रीकल्चर से संबंधित है। आपको बताना है गेहूं में काला कीट रोग खालिस्तान के कारण उत्पन्न होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गेहूं में काला रोग हमारा पेक्सिनिया द्वारा उत्पन्न होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि विटामिन से संबंधित है। दोस्तों आपको बता दें कि विटामिन से संबंधित क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह एसएससी का, रेलवे का या व्यापम से संबंधित या एमपीपीएससी का भी एग्जाम हो। हर एक एग्जाम में विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि एस्पार्बिक अम्ल किसका नाम है। तो दोस्तों आपको याद रखना है विटामिन सी का नाम एस्कार्बिक अम्ल है। इस प्रकार आपको याद रखना है कि विटामिन सी की प्राप्ति या जो विटामिन सी के सोर्स हैं ये सारे खट्टे फल, आलू, शकरकंद तथा अनाज, ये सभी एस्कार्बिक अम्ल के एसिड रहते हैं तथा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल है। वहीं आपको याद रखना है विटामिन ए का रासायनिक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार आपको याद रखना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। वहीं आपसे पूछा जाए कि बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम के बारे में पूछा जा सकता है। इस प्रकार आपको याद रखना है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है तथा विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्टोक्विनोन है। चूंकि विटामिन के रक्त की थक्का जमने में सहायक होता है, यह क्वेश्चन भी व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। आप बताइए कि वह उस विटामिन का नाम बताइए जो रक्त का थक्का जमने में सहायक करता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है विटामिन के इसका राइट आंसर है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ब्लड विटामिन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रक्त विटामिन जिसे हम ब्लड विटामिन कहते हैं, ब्लड विटामिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बोन विटामिन अर्थात हड्डी विटामिन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है बोन विटामिन या हड्डी विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है।
वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उस विटामिन का नाम बताइए या ब्यूटी विटामिन किस नाम से जाना जाता है, तो ब्यूटी विटामिन विटामिन ई के नाम से जाना जाता है। वहीं एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है, तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन को विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी को एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह संक्रमण को रोकने वाला विटामिन होता है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन ए तथा विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं सोर्स ऑफ विटामिन से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए विटामिन ए के सोर्स कौन कौन से हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है मिल्क, एप्पल, कैरेट, एज, टमाटो, ये सब हमारे विटामिन ए के सोर्स हैं। वहीं विटामिन बी से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी मछली के यकृत या अर्थात फिश के लीवर में पाया जाता है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, दालों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन के इसमें पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। इस प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो दोस्तों आपको पता ही चल गया है कि अगर जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, इस प्रकार जितने भी बचे हुए विटामिन है वह वसा में अर्थात फैट्स में सॉल्युबल होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है KEDA, जिसकी शॉर्टकट कीड़ा है। KEDA जल वसा में घुलनशील है। वहीं जल में घुलनशील विटामिन 2 हैं जो क्रमशः बी और सी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 18वां क्वेश्चन है, आपको बताना है स्टील के कप में गर्म चाय को पीने की तुलना एक पार्सिलिन कप में पानी अधिक आसान होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि स्टील का कप या पार्सिलिन स्टील का कप विद्युत का सुचालक होता है, वहीं पार्सिलिन का कप विद्युत का कुचालक होता है। अर्थात विद्युत का कुचालक का मतलब यह है कि यह इसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती या इसमें हीट या ऊष्मा प्रभावित नहीं होती। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा चरण वनों के संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वनों का संरक्षण के लिए हमें वनों की कटाई पर प्रतिबंध भी करना चाहिए, वन को आग पर लगाने से रोकना चाहिए, यह भी एक प्रकार का वन संरक्षण है। बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहिए, यह भी वन संरक्षण के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव अर्थात उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 20वां क्वेश्चन है, आपको बताना है एसिटिक अम्ल किसके द्वारा उदासीनीकृत होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एसिटिक अम्ल को उदासीनीकरण करने के लिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH का यूज करते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। आपने केमिकल रिएक्शन को भी पढ़ा होगा जिसमें आपने CH3COOH की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH के साथ कराई होगी। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि कभी कभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए सिरका का कौन सा अम्ल है, अर्थात सिरका में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए कि संतरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरी में सिट्रिक एसिड पाई जाती है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए खट्टा दूध या दही, जिसे हम कहते हैं खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार खट्टा दूध या दही में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए नींबू की pH वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसकी pH वैल्यू 2.2 होती है। वहीं चींटी के डंक में मेथिनोइक अम्ल पाया जाता है तथा नेटक के डंक में मेथिनोइक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार चींटी तथा नेटक दोनों के डंक में मेथिनोइक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों इस प्रकार ये आज के जनरल साइंस के 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करना है। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बनी रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।